Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का अनदर टॉपिक। इसे आप टॉपिक तो नहीं मगर पूरे चैप्टर का समअप कह सकते हैं। इसमें सारे के सारे चैप्टर के जितने भी मेन पॉइंट्स बनेंगे, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है। इसको मैं अगर डिटेल में करवाने लगूँगा तो पूरे 2 महीने इसको करवाने में लग जाएंगे। तो मैं इसके लिए पूरा का पूरा समअप के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं इन्हीं से सारे के सारे बन जाएंगे। इसमें फॉर्मूलेज होंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपने हमारे सेकंड चैनल NCERT केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर हम पूरी की पूरी केमिस्ट्री को एकदम डिटेल में स्टडी करवाएंगे। तो आई होप कि आपको वो चैनल ज़रूर काम आएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम पहले पढ़ चुके थे। तो हमारे पास 2 लॉज थे रिफ्रैक्शन के। फर्स्ट था हमारे पास रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, वेयर आई हमारे पास ये फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला था n = sin I अपॉन sin R, यानी जो इनकी रेशियो होगी वो होगी कांस्टेंट। I जो था आपके पास इंसिडेंट एंगल था, R जो था आपके पास वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। एंड सेकंड लॉ था आपके पास कि जितने भी सारे के सारे I होगा, R होगा और आपके पास जो नॉर्मल होगा वो सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर कोप्लेनर। सेकंड है हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द मीडियम। ये जो है आपके पास रेशियो है किसकी? स्पीड ऑफ वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आपके पास कोई यूनिट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो sin R अपॉन sin I बोथ यूनिट आर सेम, सो दे आर कैंसल। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू टू, यानी जो लाइट है वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू का फार्मूला बनता है 1 n2 = n2 ni। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे इसके लिए सारे के सारे फार्मूले ड्राइव्ड हैं। ये मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, मगर ये सारी की सारी टर्म यहाँ पे एडिड है। नेक्स्ट आपके पास आता है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट चेंजेस बट फ्रिक्वेंसी रिमेन अनचेंज। कि जब रिफ्रैक्शन होती है लाइट की तो आपके पास जो वेवलेंथ है एंड वेलोसिटी है वो चेंज करती है, जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो चेंज नहीं करेगी। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और जो आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी मीडियम का वो हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा। हाउएवर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम मे बी लेस देन 1, और जो आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपके पास 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एंड सेकंड इज रिलेटिव। तो जो आपके पास एब्सोल्यूट की वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा होगी, और जो आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू आपके पास 1 से कम होगी। नेक्स्ट है आपके पास रिफ्रैक्टेड थ्रू अ ग्लास स्लैब, कि जो आपके पास ग्लास स्लैब होती है जिसका प्रैक्टिकल आपने 10th क्लास में जरूर किया होगा। तो उसमें किस तरह से रिफ्रैक्शन होती है। और रे ऑफ लाइट ऑब्लिक ऑन द पैरेलल साइड ग्लास स्लैब emerges out parallel to the incident ray, but the incident ray is later displaced। आपने देखा होगा जो हमारे पास इस तरह से एक स्लाइड होती थी, जब हम यहाँ पे निडल रखते थे तो और इनकी लाइट देखते थे वो एक डायरेक्शन में आ रही है कि नहीं, तो जहाँ पे अगर इसका जो एंगल है वो यहाँ पे बनता था, मगर जो आपके पास पिंस थी वो आपके पास आपको कहीं और जगह पे जो है वो दिखती थी। तो आप अगर देखोगे तो वो आपको थोड़ी सी बेंड हुई दिखती थी, वो यहाँ पे वो आनी चाहिए आपकी यहाँ पे थी, मगर वो कहाँ पे आती है, वो आपकी इस एरिया पे ऊपर यहाँ पे आती है। तो थोड़ा इस तरफ से वो बेंड हो जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी थी वो रिफ्रैक्शन की थी, तो यही आपको ये बता रहा है। नेक्स्ट है आपका लेटरल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट, जिसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है D = T sin I - R1
अपॉन कॉस ऑफ आर आई। तो ये यहाँ पे फार्मूला है, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ स्लैब ग्लास स्लैब, आई एंड आर आई आर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ है, आपको ये सारे के सारे फार्मूले बुक्स में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है डेप्थ के लिए, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन वन मीडियम व्यू फ्रॉम अनदर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कि जब हम किसी चीज़ को, मान लीजिए कोई हमारे पास निडल है, पेन है, जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो उसकी जो पोजीशन होगी, मान लीजिए हमने यहाँ पे डाला, तो आप देखोगे वो इस साइड को जाने के बजाय थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, या वो एकदम नीचे होगी तो आपको थोड़ी उठी हुई दिखेगी। तो उसको कैसे निकालते हैं, किस डेप्थ के अकॉर्डिंग? तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है n2 इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मल शिफ्ट, तो नॉर्मल शिफ्ट का हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन n, वेयर t इज द रियल डेप्थ। तो गाइज इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन जब स्टडी करेंगे तो आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये वीडियो केवल इंट्रोडक्शन के लिए है कि इस तरह से ये फार्मूले यहाँ पर आए हैं और किससे इसके फार्मूले हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ओवल शेप ऑफ सन एट मॉर्निंग एंड इवनिंग, बिहेवियर एयर बबल इन लिक्विड एज डाइवर्सन लेंस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जितनी भी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ये किसकी वजह से होती है? ये होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगी आपके पास? टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तभी आपके पास TIR होगी। और इसका जो रीज़न है आपके पास कि डायमंड जो है वो ज़्यादा शार्प क्यों होता है, तो इसका भी यही रीज़न है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ज़्यादा होती है इन केस ऑफ डायमंड, मर्ज एंड ऑप्टिकल फाइबर आर ड्यू टू TIR। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंगल। Critical angle is the incident of the ray of light incident on denser rare medium interface corresponding to which angle of refraction become 90 डिग्री। ये आपको क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन दी गई है। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्रिटिकल एंगल जो है इंसिडेंट एंगल है ऑफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन डेंसर रेयर मीडियम इंटरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। ये वो एंगल है जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आपके पास 90 डिग्री बन जाता है। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। साइन C इज इक्वल टू 1/n। आप देखोगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, पिछले पेपर्स में भी ये क्वेश्चन पूछे गए होंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो आपके पास ऑप्टिक्स है उसमें से हर टाइम न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, तो कोई भी टर्म यहाँ पे छोड़ने वाली नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन रेयर मीडियम वी गेट। यहाँ पर आपके पास है कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है आपके पास फॉर रिफ्रैक्शन कितना होगा, तो आप इस फार्मूले को वहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है नीचे कि कौन से फार्मूले की जो भी वैल्यू है वो क्या क्या है आपके पास, तो आप यहाँ पे इन्हें देख लीजिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे बेसिक सा आइडिया है कि ये वैल्यूज़ क्या है आपके पास। नेक्स्ट है फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन डेंसर मीडियम वी हैव, तो ये भी है आपके पास नेक्स्ट फार्मूला। ये फार्मूला अगर आप देखोगे तो दोनों को दोनों सेम ही हैं, बस यहाँ पे जो नेगेटिव वाला है उसे पहले लिखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला पढ़ा होगा, मिरर फार्मूला पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट टर्म आती है लेंस मेकर फार्मूला। ये आपके पास लेंस फार्मूला है लीनियर मैग्निफिकेशन जो हम पढ़ चुके थे, जिसकी वैल्यू हमारे पास m इज इक्वल टू h'/h आती है। h' आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, जो आपके पास इमेज बनेगी उसकी हाइट है, h जो है आपके पास ओरिजिनल हाइट है। लीनियर मैग्निफिकेशन होती क्या है, वो आपके पास रेशियो होती है ऑब्जेक्ट इमेज एंड रियल इमेज की, तो ये आपके पास ऐसे आएगी। इसको हमने निकाला था जब आपको याद होगा जब हमने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ी थी। लेंस फार्मूला भी हमने आपको बताया है -1/u, इसका यूज़ करके आप
इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं। फोकस आपके पास हाफ ऑफ द रेडियस होती है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, r/2 जो आपके पास फोकस है। और जो आपके पास लेंस मेकर फार्मूला है वो है आपके पास यहाँ पे 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। r जो है आपके पास फोकस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस r1 एंड r2, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है इसका n है, ऑफ द मैटर ऑफ द लेंस। तो ये सारे जो टर्म्स हैं आपके पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है उसके वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ द लेंस, कि लेंस की पावर कैसे निकालेंगे। तो लेंस की पावर को निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है 1/f। तो f जो है आपके पास अगर मीटर में होगी, यानी फोकल लेंथ जो है आपके पास अगर मीटर में है तो आप 1/f करोगे। अगर आपको फोकस लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है तो p = 100/f आप करोगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आप देखोगे तो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी आपको मीटर में दिया होगा, कभी आपको सेंटीमीटर में दिया होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट है आपके पास SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायोप्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पावर ऑफ लेंस है उसे हम मेज़र करते हैं डायोप्टर में। पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेज व्हेन इट इमर्ज इन लिक्विड। अब जब जो हमारे पास लेंस है उसे लिक्विड में इमर्ज किया जाता है, डाला जाता है, तो उसकी जो पावर है वो क्या होती है, वो आपके पास डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट लेंस, कि जब आपके पास दो लेंस प्रेजेंट होंगे, टू लेंस इन कॉन्टैक्ट हैविंग एज अ सिंगल लेंस आर नोन एज इक्विवेलेंट लेंस। कि दो लेंसों को अगर कंबाइन किया होगा तो आपके पास बनेगा इक्विवेलेंट लेंस। द फोकल लेंथ of an equivalent lens made by two lenses of the focal length f1 f2 in contact is given as। तो ये आपके पास अगर दो लेंसेज को कंबाइन किया गया है तो उसकी फोकल लेंथ आपके पास बनेगी 1/f = 1/f1 + 1/f2। आप सभी इन फार्मूलेज को नोट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं सारे के सारे। नेक्स्ट आती है हमारे पास पावर ऑफ एन इक्विवेलेंट लेंस, कि जो लेंस है उसकी पावर कैसे निकालेंगे हम, तो केवल आपको उनको ऐड करना है। इक्विवेलेंट लेंस ये हो गया आपके पास फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला, पावर निकालनी होगी तो आपको दोनों की पावर को ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास फोकस लेंथ। फोकस लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस मेड बाय टू लेंसेज। अगर आपको दो लेंसेज की निकालनी है फोकल लेंथ तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ये वाला फार्मूला, वेयर f1 एंड f2 आर द फोकल लेंथ ऑफ ए सेपरेट एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अब जो भी इनमें डिस्टेंस लगा होगा वो तो आप यूज़ करोगे पिछले वाला फार्मूला और माइनस कर दोगे x/f1 f2। ओके। नेक्स्ट हमारे पास पावर। तो पावर किस तरह से निकालोगे, वही फार्मूला आपके पास P = P1 + P2, मगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे -x P1 P2 इन डेविएशन ऑफ एंगल गामा एंड गामा नहीं डेल्टा एंड डेल्टा + a = I + e। तो I क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ प्रिज्म जो इंसिडेंट एंगल है, और e क्या है आपके पास, इमर्सिव एट एंगल E, जो इमर्ज एंगल है वो आपके पास E है। तो डेल्टा + a एंड I + e, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर आपने +1 में ऑप्टिक्स पढ़ी है तो आपको ज़रूर याद होगा कि इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको इसका यूज़ भी बता देंगे अगर आपको नहीं है पता। नेक्स्ट हमारे पास द पोजीशन ऑफ द प्रिज्म एट द मिनिमम एंगल डेविएशन, कि जो प्रिज्म है पोजीशन की अगर मिनिमम एंगल डेविएशन होगी तो इज नोन एज द मिनिमम डेविएशन व्हेन डेल्टा mb I = e एंड r = r2 देन r = a/2। नॉर्मल से सारे के सारे फार्मूले हैं। नेक्स्ट है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, कि जो आपके पास प्रिज्म है अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालना है आपको उसके मटेरियल का, तो ये आपके पास यहाँ पे इसके लिए फार्मूला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इसको करने में। a/2 है नीचे, यहाँ पे थोड़ा धुंधला धुंधला है तो आपको हो सकता है देखने में कोई प्रॉब्लम हो। डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ स्मॉल प्रिज्म, कि जो प्रिज्म है वो कितनी डेविएशन क्रिएट करता है, तो n-1 a। गाइस ये काफ़ी लंबी वीडियो है तो आई होप कि आपको इसमें जो भी हम टॉपिक बता रहे हैं, जो सारे के सारे टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेविएशन ऑफ लाइट। लाइट की डेविएशन क्या होती है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर व्हेन इट पासिस थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन। डिस्पर्शन है ये, कि डिस्पर्शन क्या होती है जब वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिस्पर्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन n एंड लैम्डा,
यानी कॉच रिलेशन, तो ये आपके पास आता है n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। लैम्डा आपके पास वेवलेंथ है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया n जो है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है काउज ऑफ डिस्पर्शन, कि डिस्पर्शन का काउज क्या होता है। तो डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द गिवन वेवलेंथ सिंस डेविएशन डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ये सारे के सारी ये आपके पास यहाँ पे टर्म्स दी गई है। मैं इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहाँ से जो है वो सारी टर्म एक्सप्लेन हो जाएगी, और आई होप कि उन्हीं से क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एंगुलर डिस्पर्शन आपके पास थीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू एन बी माइनस आर अपॉन ए। तो इस तरह से नॉर्मल सी टर्म्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्पर्सिव पावर किस तरह से निकाली जाती है, n इज इक्वल टू एन आर प्लस एन बी अपॉन 2, इस तरह से निकाली जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट, कि जो सनलाइट है उसके लिए कौन सा फिनोमेना यूज़ होता है, तो वो है आपके पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि जब लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में सेपरेट होती है। नेक्स्ट आपके पास है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, हो सकता है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेड कलर ऑफ सनसेट एंड सनसेट आर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये टर्म जैसे डिस्पर्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, स्कैटरिंग हो गई, आपके पास डिस्पर्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गई, रिफ्रैक्शन हो गई, इनसे काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट लाइक इस सनसेट आपके पास जो है लेट क्या होता है, आपके पास जो रेनबो है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनता है, जो वाटर ड्रॉप्स हैं उनमें कलर क्यों आ रहा है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका स्काई जो है वो ब्लू क्यों है। तो तभी ये है आपके पास, और ये आपके पास इसकी वैल्यू है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट कितनी होती है आपके पास, इज आई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। स्मॉलर द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लार्जर इज द स्कैटरिंग एंड वाइस वर्सा। तो नेक्स्ट हमारे पास रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन इन द ड्रॉप प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। अब रेनबो किसकी वजह से बनता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, किसके अंदर होती है, इन वाटर ड्रॉप्स। नेक्स्ट है रेनबो इज सीन आफ्टर द रेन फॉल व्हेन बैक ऑफ ऑब्जर्वर इज टुवार्ड द सन, कि जब ऑब्जर्वर जो है वो सन की तरफ होता है। व्हेन आई इज, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो आई है हमारे उसके बारे में बताया गया है। तो ये सारी की सारी मेडिकल की टर्मोलॉजी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपके पास जो है इसके बारे में बताया गया है कि आई किस तरह से वर्क करती है। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास +2 की बुक है दिनेश की, तो उसमें ये आपको मिल जाएगा सारा का सारा फर्स्ट जो यूनिट है सेकंड पार्ट की, तो उसमें ये आपको सारी की सारी ऑप्टिक्स के रिलेटेड टॉपिक मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन आई जो है वो एक ऑप्टिकल डिवाइस है। यहाँ पे सारी की सारी मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है, इनके बारे में मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है मैं भी इनके बारे में इतना ही जानता हूँ। तो यानी विटामिन की मैं डेफिनेशन ही रिपीट करूँगा, ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। मेरे को आइज़ के बारे में केवल इतना ही नॉलेज है जितना एक फिजिक्स के स्टूडेंट को होना चाहिए, कि किस तरह से लेंसेज यूज़ होते हैं। जब आपकी जो दूर की नज़र है वो ख़राब होगी, नज़दीक की ख़राब होगी, तो कौन सी जो उसको बीमारी है उसको क्या नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइपर मेट्रोपिया, आई विच कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर बट कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट। जब आप नज़दीक का नहीं देख सकते तो हाइपरमेट्रोपिया आपको हो जाता है, जिसे कि कन्वेक्स लेंस के साथ जो है ठीक किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मायोपिया। मायोपिया में जो ह्यूमन है वो नज़दीक की चीज़ों को देख सकता है मगर दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है कन्वेक्स लेंस। जब नेक्स्ट है आपके पास प्री बायोपिया या प्रेस बायोपिया, तो इसमें जो है वो आप ना ही दूर की चीज़ों को देख सकते हैं ना ही नज़दीक की, तो इसमें बाईफोकल लेंस लगता है, यानी अपर पार्ट ऑफ बाईफोकल लेंस इज कनकेव एंड लोअर पार्ट इज कन्वेक्स। तो इन टर्म्स को काफ़ी ज़रूरी याद रखिए, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है माइक्रोस्कोप, कि माइक्रोस्कोप क्या होता है।
तो ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट टू सी द नियर ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट सी, तो आपके पास जो भी एकदम छोटे छोटे सूक्ष्म जिन्हें कहते हैं वो, यानी जो भी बैक्टीरिया वायरस आपके पास हो गए उनको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। मैग्निफिकेशन पावर किस तरह से निकालते हैं, तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का फार्मूला आपके पास होता है MP इजिकल टू 1+D/F। तो ये टर्म आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंसिस्ट ऑफ टू लेंस, द फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल वेयर दैट ऑफ आई पीस इज लार्ज। तो ये सारी की सारी टर्म्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से नोट कर लीजिए, या तो आपको ये दिनेश की बुक में सारी की सारी टर्म्स मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था बताने के लिए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से इसको आपको बताया, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि जो चैप्टर है उसको करवाया जाए। मैंने कोशिश की, मगर मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब सर के ऊपर हैं। और जब हम यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारा NCERT केमिस्ट्री का चैनल है उसके ऊपर हम दिन की 3 या 4 वीडियोस अपलोड कर देते हैं। तो जो वीडियोस यहाँ पे अपलोड होनी थी फिजिक्स से रिलेटेड, अब केमिस्ट्री में भी कुछ टाइम लग रहा है, क्योंकि जो फिजिक्स से हमारी अप्रॉक्सीमेटली कवर हो चुकी है। जब यहाँ पे फिजिक्स जो है ख़त्म हो जाएगी तो हम इसमें मैथ सेक्शन शुरू करेंगे। तो आई होप कि आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। तो जो भी मैथ्स का इंतज़ार कर रहे हैं गाइस, थोड़े दिन तक वेट कीजिए, क्योंकि तब तक हम फिजिक्स को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि अब हमने सेकंड के ऊपर केमिस्ट्री भी शुरू की है। अगर आप में से कोई है जो कि अगर कोई है जो कि मैथ्स पढ़ा सकता है, वो अपना चैनल बनाइए, वीडियोस अपलोड कीजिए +1 +2 की, हमें बताइए, हम आपके चैनल को प्रमोट ज़रूर करेंगे। और मगर आपकी वीडियोस जो है कंटिन्यूटी में पढ़नी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने आपके चैनल को प्रमोट कर दिया और आपकी वीडियो जो है आज आ रही है, फिर आप 10 दिन के बाद डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कंटिन्यूस चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करने पड़ेगी 2 से 3, क्योंकि आपके उस चैनल के ऊपर मैथ्स की वीडियो के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर है कोई इच्छुक जो कि मैथ्स का चैनल बनाना चाहता है, तो वो मैथ्स का चैनल ज़रूर बनाएं और हमें भी बताएं, हम उसे ज़रूर प्रमोट करेंगे। थैंक यू।